Hello guys, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. मेरा आज का वीडियो मेरे जनरल वीडियो से थोड़ा अलग है. As you guys know, मेरे जो नॉर्मल पॉडकास्ट होते हैं वो बेसिकली इंटरव्यूड पॉडकास्ट होते हैं. बट आज का जो वीडियो है ये इज़ मोर लाइक एक्सप्लेनरी वीडियो. आज की वीडियो से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रही हूँ जिसमें मैं ऐसे ही रियल लाइफ केसेस को एक्सप्लेन करूँगी with all the genuine information with trusted sources I got. आज इस प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में. आज का केस बहुत इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एक बहुत हेवी केस है. इस केस के अंडर 250 लड़कियों का रेप हुआ था ऑन रिकॉर्ड्स और कितनी लड़कियों ने तो सुसाइड भी कर लिया था. मैं एक डिस्क्लेमर लगा रही हूँ वीडियो पे, बट आई एम सेइंग इट ऑल बाय माई सेल्फ. अगर आप कोई भी एब्यूज़ के बारे में नहीं सुन सकते तो प्लीज़ एग्ज़िट कर दीजिए बिकॉज़ ये केस बहुत सेंसिटिव है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो, दैट इज़ अजमेर सेक्स स्कैंडल. One of India's biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it at all. Case where nearly 100 teenage girls were sexually abused laid bare a toxic mix of religious reach and political impunity. When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं. बहुत से पहलुओं से अपन कहते हैं कि किसी के प्रभाव को यदि आप आंकलन करें तो उसको सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, ऐसे मतलब आप कई एंगल्स को आप उनको देखते हैं. She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." 1992 अजमेर, राजस्थान. अजमेर एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है. अजमेर का नाम सुनते ही वहाँ की अजमेर शरीफ दरगाह याद आती है जो कि दुआओं के लिए एक बहुत जानी मानी दरगाह है. वहीं के ही एक स्कूल में इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था. अजमेर में एक स्कूल है सोफिया सेकेंडरी स्कूल नाम का. वो स्कूल आज भी अजमेर में है. 1992 के टाइम पर सोफिया सेकेंडरी स्कूल का बहुत नाम था. वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास से लेकर बहुत अमीर घरों की लड़कियाँ पढ़ने आती थीं बिकॉज़ वो स्कूल मेनली पढ़ाई पर फोकस करता था. इस स्कूल के एक गर्ल्स स्कूल होने की वजह से स्कूल की जितनी भी लड़कियां थीं उनका लड़कों से कांटेक्ट स्कूल के बाहर ही होता था. इसी स्कूल की एक 9th क्लास की लड़की थी जो स्कूल के बाहर एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती. फारूक चिश्ती ने शुरू में उस लड़की को अप्रोच करा और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में बातें होने लगी और दोस्ती हो गई. वो लड़की फारूक चिश्ती से मिलने के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया करती थी. धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. उसे फारूक चिश्ती पे बहुत ट्रस्ट था, बहुत भरोसा. वो बहुत कंफर्टेबल थी उसके साथ. उसको पता था कि फारूक चिश्ती उससे एज में बहुत बड़ा है, पर उस टाइम पर उस लड़के को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. शी वॉज ओके विद द एज गैप बिटवीन देम. एक दिन फारूक चिश्ती ने उस लड़की को बोला कि तुम मुझसे मिलने मेरे फार्म हाउस आओ. क्योंकि उस लड़के को फारूक चिश्ती के रियल इंटेंशंस नहीं पता थे, वो फारूक चिश्ती से मिलने उसके फार्म हाउस गई. वहाँ जाके फारूक चिश्ती ने उसको पहले बहुत आराम से प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल करा. उसके बाद उसको इंटरकॉर्स के लिए अप्रोच करा एंड देन दे हैड सेक्स. जब वो लड़की बहुत वल्नरेबल थी तब फारूक चिश्ती ने उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली. क्योंकि उस लड़की को उस पर इतना ट्रस्ट था उसने कुछ बोला भी नहीं. जस्ट फॉर रिमाइंडर, ये बात 1992 से 1993 के लगभग बीच की बात है. उस टाइम पर शादी से पहले किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बनाना तो बहुत दूर की बात, बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स बनाना भी एक टैबू माना जाता था. तो ये लड़की अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी. जब ये फ़ोटोज़ लिए तो फारूक चिश्ती ने उस फ़ोटोज़ के नेगेटिव्स प्रोड्यूस करे. उस टाइम के कैमराज और अब के कैमराज में बहुत फ़र्क होता है. लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट.
अभी के कैमराज में फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटोज़ आ जाती हैं, बट उस टाइम के कैमराज में रील्स होती थी जिसके नेगेटिव्स बनते थे। नेगेटिव्स बेसिकली फ़िज़िकल फॉर्मेट्स में फ़ोटोज़ होती थी जिनको हम नेगेटिव्स बोलते हैं। फ़ारूक चिश्ती ने उस लड़की की फ़ोटोज़ के नेगेटिव्स बनवाए। जैसे ही फ़ारूक चिश्ती के पास उस लड़की की वो फ़ोटोज़ आ गई, वो एकदम फ्लिप हो गया। तब उसने उस लड़के को अपने रियल इंटेंशंस बताए। एक दिन उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया और नेगेटिव्स दिखाए। उसने उसको बोला कि देखो ये तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, अभी इन फ़ोटोज़ को मैं देख रहा हूँ, अगर इन फ़ोटोज़ को तुम्हारे घर वाले देख लें तो, या फिर ये फ़ोटो सोसाइटीज़ में सर्कुलेट हो जाएं तो क्या होगा। इस बात से वो लड़की बहुत डर गई कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी तो ऑलमोस्ट लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। तब फ़ारूक चिश्ती ने उसको ब्लैकमेल करा कि तुम एक लड़की अपनी किसी भी एक फ्रेंड को मेरे फार्म हाउस लेकर आओ तो मैं तुम्हारी फ़ोटो या तो जला दूंगा या तुम्हें दे दूंगा, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी, उसे फ़ारूक चिश्ती की बात माननी ही पड़ी और वो एक और लड़की को लेकर आई। जब वो अपनी एक और दोस्त को लेकर आई, फ़ारूक चिश्ती ने उस लड़की का रेप करा, उसकी भी फ़ोटोज़ क्लिक करी और सेम तरीके से उस लड़की को भी ब्लैकमेल करा कि देखो ये तुम्हारी फ़ोटोज़ है, ऐसे ऐसे करके मैं इसको सर्कुलेट कर दूंगा, अगर तुम चाहती हो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूँ तो अपनी एक दोस्त को लेकर आओ। ऐसे करके फ़ारूक चिश्ती ने बहुत सारी लड़कियों की एक चेन बना ली थी। वो हर लड़की के थ्रू एक नई लड़की को बुलाता था, उसका रेप करता था, उसकी फ़ोटोज़ खींचता था और उसे ब्लैकमेल करता था। और ऐसा नहीं है कि अगर एक लड़की दूसरी लड़की को ले आती थी उसके बाद वो बात वहीं दब जाती थी, नहीं, ये कई बारी एक लड़कियों को भी बार बार बुलाता था। और ऐसे चेन बनाते बनाते फ़ारूक चिश्ती ने 250 से भी ज़्यादा लड़कियों को अपने इस स्कैंडल में फंसा लिया था। इतना बड़ा स्कैंडल शुरू कैसे हुआ? Who was the brain of this scandal? The brain of this scandal is फ़ारूक चिश्ती। एग्जैक्टली था कौन फ़ारूक चिश्ती? फ़ारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था। उसके साथ नाफिस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी थे जो इस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और फेसेस भी थे। फ़ारूक चिश्ती कोई आम आदमी नहीं था। उस टाइम अजमेर में फ़ारूक चिश्ती को सब जानते थे, फ़ारूक चिश्ती की फैमिली को सब जानते थे, कुछ अच्छे रीज़न से और बहुत सारे बुरे रीज़न से। उसकी फैमिली का नाम कई सारे गैंग प्रोटेस्ट, रेप, ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों से भरा हुआ था। कई आर्टिकल्स भी बोलते हैं कि फ़ारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट इसी डर की वजह से था। ये अजमेर सेक्स स्कैंडल इन्हीं तीनों का प्लान था। ये ऐसे ही शुरू नहीं हुआ था। इन तीनों ने बहुत प्लान कर सोफिया सेकेंडरी स्कूल को ही चुना क्योंकि वो एक गर्ल्स स्कूल है और वहाँ की लड़कियों का कांटेक्ट और लड़कियों से बहुत आराम से हो सकता है इन स्कूल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ़ारूक चिश्ती ने कैसे उस पहली लड़की को यूज़ करके उसका रेप करा, उसको ब्लैकमेल करा और उसके थ्रू एक नई लड़की को बुलाया। ऐसे ही करके इन लोगों की इतनी बड़ी चेन बन गई थी जिसमें लड़कियां फंसती जा रही थी। अगर ये बात बाहर भी आती तो किस तरीके से लोग फ़ारूक चिश्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। इतनी बड़ी फैमिली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। फ़ारूक चिश्ती और उसके भाइयों के टॉर्चर की वजह से ये लड़कियां इतनी आइसोलेट हो गई थी, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर ही नहीं कर सकती थी क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी थी। तो धीरे धीरे करके उन लड़कियों ने तंग आके सुसाइड करना चालू कर दिया और उस एरिया में बात इतनी फैल गई कि सेम स्कूल की लड़कियां ही क्यों सुसाइड कर रही हैं। किसी को नहीं पता था क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सब बहुत परेशान थे। जब ये सुसाइड शुरू हो गए थे उस टाइम फ़ारूक चिश्ती के साथ कुछ और ही हो रहा था। उस टाइम फ़ारूक चिश्ती के इस पूरे स्कैंडल में और भी लोग जुड़ते जा रहे थे। बहुत सारे आर्म वर्कर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस अब फ़ारूक चिश्ती के फार्म हाउस आते थे और उन लड़कियों का रेप करते थे। इन्हीं आर्म वर्कर्स में से एक आर्म वर्कर का काम था इन फ़ोटोज़ को डेवलप होने देना। फ़ोटोज़ डेवलप होने में कुछ दिन लग जाते थे, तो उस टाइम के दौरान वो जो रील होती थी
वो फ़ोटो डेवलपर जो भी फ़ोटो बूथ होता था उसके पास ही होती थी। ऐसे ही एक फ़ोटो बूथ वाले ने उस फ़ोटो को अपने एक दोस्त को दिखाया, उस दोस्त ने अपने एक दोस्त को दिखाया और धीरे धीरे करके ये फ़ोटोज़ सर्कुलेट होने लग गई और ये फ़ोटोज़ लड़कियों के घर वालों तक पहुंचने लगी। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने इन फ़ोटोज़ और सोफिया सेकेंडरी स्कूल के लड़कियों के सुसाइड को मिलाना चालू कर दिया और तब लोगों को समझ आने लगा कि क्यों लड़कियां सुसाइड कर रही हैं एग्जैक्टली। जस्ट इमेजिन, एक ही स्कूल की 250 से भी ज़्यादा लड़कियां, उनका शोषण हो रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो इतनी आइसोलेट हैं कि उन्होंने सुसाइड करना चालू कर दिया है। वो किसी से हेल्प नहीं ले पा रही है, वो किसी से बात नहीं कर पा रही है, वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रही हैं। फिर भी इस केस का कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए अगर आप इस केस के बारे में ढूंढने भी जाओगे तो आपको एक न्यूज़ आर्टिकल ही मिलेगा। क्यों? कोई वीडियो फुटेज क्यों नहीं है किसकी, टीवी में केस क्यों नहीं आया है? आजकल के लोगों को ये बात पता होना तो बहुत दूर की बात है, तब के लोगों को भी ये बात नहीं पता। इस केस के न्यूज़ में ना आने के बेसिकली 3 रीज़न्स थे। पहला, लड़कियों के घर वाले डरे हुए थे कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो सबको पता चल जाएगा कि इस स्कैंडल में उनकी लड़की भी इन्वॉल्व है। घर की इज्जत, इस वजह से वो ये बात नहीं उठा पा रहे थे। दूसरा, चिश्ती फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाना तो दूर की बात, लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर ये बात न्यूज़ में आती तो पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए इस डिबेट को हिंदू मुस्लिम डिबेट में बदल देते और जिन लड़कियों को एक्चुअली में जस्टिस चाहिए थी उनको जस्टिस नहीं मिलती। अब ये बात हिंदू मुस्लिम डिबेट में क्यों बदलती? बिकॉज़ जितनी भी लड़कियों का रेप हुआ था वो सारी लड़कियां हिंदू थी, एक भी ऐसी लड़की नहीं थी जो मुस्लिम हो, और जिन लोगों ने रेप किया था वो सब के सब मुस्लिम थे। तो इस केस का हिंदू मुस्लिम डिबेट में कन्वर्ट होना एक बहुत ही इजी चीज़ थी फॉर पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए। इन्हीं 3 रीज़न्स की वजह से ये केस न्यूज़ में नहीं आ रहा था। मई 1992 में ये फ़ोटोज़ एक रिपोर्टर को मिली। उस रिपोर्टर के दोस्त ने उसे बोला कि चल इस फ़ोटोज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इन लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं। तब उस रिपोर्टर ने सोचा कि एक ऐसा आदमी जो हर वक्त क्राइम से घिरा रहता है, अगर उसके दिमाग में ये आ सकता है, सो जस्ट थिंक बाकी लोग उन लड़कियों को किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, किस तरीके से देख रहे होंगे। उस लड़की का दूध वाला, राशन वाला, गली मोहल्ले के लोग, पड़ोसी, कितने लोग उस लड़कियों को यूज़ करने के बारे में सोच रहे होंगे। तब ये सब सोचकर उस रिपोर्टर ने सोचा कि अब इस केस को सामने लाने का वक्त आ गया है, अब इस केस के बारे में न्यूज़ छपनी चाहिए। बहुत से पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी उस रिपोर्टर ने फ़ारूक चिश्ती की फ़ोटो और फ़ारूक चिश्ती के साथियों की फ़ोटो बिना ब्लर करे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में विद फुल स्कैंडल एक्सप्लेन्ड डाल दी। और उसके बाद क्या हुआ, वही जिसका डर था, पूरा अजमेर बंद हो गया और पॉलिटिशियंस ने अपने फ़ायदे के लिए इस पूरी बात को हिंदू और मुस्लिम डिबेट में बदल दिया। हर जगह दंगे होने लगे। वो लोग जिनको ना इस केस के बारे में ढंग से मालूम था, ना इस केस से मतलब था, जिनकी बेटियां बहनें इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं थी, वो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस लड़ रहे थे। जिस रिपोर्टर ने एक केस पब्लिश किया था उसका नाम मदन सिंह था। न्यूज़ छपने के बाद 4 सितंबर से मदन सिंह के साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। एक रात वो अपने काम से घर वापस आ रहे थे तो एक वाइट कलर की वैन उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने ये देखा तो वो बहुत तेज़ तेज़ चलने लगे। थोड़ी देर बाद जाकर उन्होंने देखा कि वैन रुक गई है। जैसे ही वैन रुकी तो वैन के
पैसेंजर सीट से, जो ड्राइवर की एकदम साइड वाला सीट होता है, वहाँ से एक आदमी का हाथ निकला, उसके हाथ में गन थी एंड ही शॉट। उन्होंने गन चलाई मदन सिंह की तरफ। खुद को बचाने के लिए मदन सिंह पास के ही एक नाले में कूद गए थे। अब उनके कूदने की आवाज़ से, गोली चलने की आवाज़ से आसपास के लोगों ने उनको बचा लिया और हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद उनको एक बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखा गया। इवन आफ्टर इतना टाइट सिक्योरिटी, एक आदमी हॉस्पिटल में आया और उनको जान से मार दिया। ये हुआ उस इंसान के साथ जिसने पहली आवाज़ उठाई थी इस स्कैंडल के खिलाफ। और ये होते ही हर जगह सनसनी फैल गई कि अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो यही होगा। कोई सामने आने को राज़ी नहीं था। 250 से भी ज़्यादा लड़कियां इन्वॉल्व थी इस केस में, लेकिन उन 250 में से सिर्फ 32 लड़कियां ही सामने आईं, जो पुलिस स्टेशन आईं और उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करा। जैसे जैसे लड़कियां आवाज़ उठाने लग गई थी तो उनके घर वालों को थ्रेट्स आने लगे, धमकियाँ आने लगी कि तुम अपनी आवाज़ दबा लो, तुम मत उठाओ आवाज़ें। और इसी डर के कारण 30 लड़कियां पीछे हट गई। सिर्फ 2 लड़कियां थी जो अपनी स्टेटमेंट पे अड़ी हुई थी। सिर्फ उन 2 लड़कियों के दम की वजह से और मदन सिंह की न्यूज़ रिपोर्ट के दम पर, इन दोनों पे भरोसा रख के पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी चालू करी। और इन्वेस्टिगेशन और हर चीज़ के रेफरेंसेस के बाद पुलिस ने 2 दिन में 12 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा, जिनमें से 8 लोग अजमेर छोड़कर ही भाग गए, तो वो कभी पकड़ में ही नहीं आए टिल टुडे। बाकी के लोगों को अरेस्ट किया गया। सच अ बिग केस। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, कितनी लड़कियों का रेप हुआ, कितनी लड़कियों ने सुइसाइड भी कर लिया। इस केस की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली? उम्र कैद या फांसी? इसीलिए इस केस की जजमेंट को आने में 6 साल लग गए। राजस्थान कोर्ट टुक 6 years इस केस का जजमेंट के लिए, और लास्ट में उनको मिली उम्र कैद की सज़ा। बट एट लास्ट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जस्टिस मिल जाए, राइट? नो, रॉन्ग। पहली बात, जो फैमिलीज इस केस में इन्वॉल्व थी वो इस केस से मूव ऑन ही नहीं कर पा रही थी, और जो लोग धीरे धीरे करके उभर भी रहे थे उन लोगों को ही सोसाइटी उभरने नहीं दे रही थी। ये केस, ये ट्रॉमा उनके साथ हमेशा रहा। और सिर्फ ये केस नहीं, अगर हम जस्टिस की बात करें तो जो ब्रेन था इस स्कैंडल का, फारूक चिश्ती, उसको कभी सज़ा ही नहीं मिली। 1993 में फारूक चिश्ती के लॉयर ने एक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करके प्रूफ कर दिया था कि फारूक चिश्ती मेंटली अनस्टेबल है। फारूक चिश्ती जब भी हियरिंग के लिए कोर्ट्स जाया करता था वो मेंटली अनस्टेबल होने का नाटक करता था, एकदम पागलों वाली हरकतें करता था, जिस वजह से फारूक चिश्ती को अभी सज़ा ही नहीं मिली। और 1998 में जिन लोगों को सज़ा दी गई थी उम्र कैद की, उनमें से 4 लोगों की सज़ा उम्र कैद से कम करके 10 साल की कर दी गई थी, और बाकी जो बचे थे वो बेल पे बाहर आते जा रहे थे। तीनों चिश्ती जो बेसिकली इस स्कैंडल के ब्रेन थे, फारूक, नाफिस, अनवर, इन तीनों को तो पकड़ा ही नहीं गया था। मेन कल्प्रिट बाहर फ्रीली घूम रहे थे। सबको पता था कि सच क्या था, कोर्ट में बैठे जज को भी पता था कि सच क्या, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कभी जस्टिस मिला ही नहीं। 2006 में फाइनली फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, पर 2013 में राजस्थान कोर्ट ने बोला, दीज वर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ राजस्थान कोर्ट, कि फारूक चिश्ती ने बहुत सज़ा झेल ली है, उसे अब और तंग नहीं किया जाए। लाइक सीरियसली 6 years, दैट्स इट। 6 years की सज़ा देने के बाद राजस्थान कोर्ट इज सेइंग कि फारूक चिश्ती को तंग किया जा रहा है। फारूक चिश्ती इज़ नॉट गिल्टी इनफ। ये है इस केस की सच्चाई। इंडियाज़ बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल।
हम यूजुअली किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी नॉर्मल केस के बारे में पढ़ते हैं, तो एंड में हम देखते हैं कि जस्टिस मिल ही गया है। बट इस केस में इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उन लड़कियों का क्या, वो लड़कियां इतनी तंग आ गई कि उन्होंने हार ही मान ली कि हमें जस्टिस ही नहीं मिलेगा। इस केस को इतना दबा दिया गया धर्म के नाम पर, इज्जत के नाम पर, कास्ट के नाम पर। ये ऐसा केस है जिसके बारे में यूथ को पता होना चाहिए। ये ऐसा केस है जिसमें लड़कियों को जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए। पर ये इतना दब गया कि इस केस के बारे में किसी को पता तक नहीं है कि ऐसा हुआ भी है इंडिया में। वो फैमिली शायद आज भी कहीं ना कहीं जस्टिस की उम्मीद रखती है इस नेशन से, बट क्या अब मिल सकती है उनको जस्टिस? फारूक चिश्ती आज भी अजमेर में खुला है, उसको आज भी अजमेर में देखा जाता है। और शायद इस स्कैंडल के बाद फारूक चिश्ती का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के बीच, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल करने के बाद भी वो बाहर खुला घूम रहा है बिना सज़ा काटे। शायद वो फैमिलीज़ अब भी जस्टिस मांग रही होंगी कहीं ना कहीं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आपको अगर कोई भी सजेशंस देने हों, अगर कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि मैं चेंज करूं या फिर मुझे करनी चाहिए, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर केस के बारे में आपको सुनना हो, तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। ये पहला एपिसोड था इस प्लेलिस्ट का। फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।